हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है DHBTC के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CTAT और उसी के साथ में अदर स्टेट TTs के, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। और यहाँ पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है आपका वो है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों के वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें ना कि भाई एक जो शिक्षक है उसको छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ना कि उसे जो है वो भाई की अपेक्षाओं का एक रूप स्तर या फिर अनेक प्रकार के जो है अपेक्षाएं रखना, या फिर विद्यार्थियों को बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने की तरी, ये सब रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो है विद्यार्थियों से जो है वो जो है वास्तविक, जो रियल बेस्ड है, वास्तविक है, जेन्युइन है, इस टाइप की जो है वो अपेक्षाएँ रखनी चाहिए। अब उसमें क्या होगा कि भाई जो शिक्षक है उसको छात्रों से अगर वास्तविक अपेक्षाएं रखेगा, उसी के साथ में अगर प्राप्त परिणामों के आधार पे उसमें अगर सुधार करके उनके अधिगम को वो संवर्धित भी कर सकता है, संपोषित भी कर सकता है और संशोधित भी करना चाहिए। इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई विकास जो है वो शुरू होता है कब। सो जो आपका ग्रोथ है वो स्टार्ट होता है कब, स्टार्ट होता है भाई कि उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो देखिए बात करें अगर विकास की ना, तो शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि भाई विकास जो है वो प्रसव के 4 माह पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये जो मुख्यतः 3 चरणों में होता है, एक तो होता है कीटाणु मंच, एक होता है भ्रूण और दूसरा होता है भ्रूण चरण। तो ये 3 कैटेगरीज में होता है और ये जो है वो आपके प्रसव से 4 महीने पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा कि भाई विकास जो है, ग्रोथ जो है वो कब से स्टार्ट होता है, बिफोर बर्थ ओनली इट स्टार्ट्स। तो यहाँ पे आपका जो बी उत्तर है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या फिर स्थानिक बुद्धि। देखिए मनोवैज्ञानिक बहुविधि, अगर हम बुद्धि सिद्धांत के अनुसार अगर जाएं तो फिर सभी प्रकार के जो पशु हैं, खनिज है, पेड़ पौधे हैं, इनको पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता जो होती है वो एक प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगी। हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति से डील कर रहे हैं ना। प्रकृति में ये पशु आते हैं, खनिज आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, तो इनको पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता भी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक बुद्धि ही कहलाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग जो होते हैं प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत ही कम व्यक्ति मंद बुद्धि के भी होते हैं। तो ये जो कथन है डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पे आधारित है। भाई किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पे जो है वो बेस्ड है? बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पे, बुद्धि के वितरण पे, बुद्धि की वृद्धि पे, या फिर बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं हैं उस पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मानव बुद्धि का जो विकास है उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पे निर्भर करता है, ये हम सबको पता है। और अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो औसत होती है, जो कि वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है। जबकि कुछ व्यक्ति जो होते हैं प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ जो है वो मंद बुद्धि के होते हैं। अब ये जो है वो उनके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया को दर्शाता है। इसलिए जो बुद्धि के वितरण है इसके प्रतिस्थापन के सिद्धांत पे जो है वो डिसाइड होता है कि भाई ये क्या है एग्जैक्टली, मतलब कौन सा बालक जो है वो प्रतिभा संपन्न होगा, कौन सा जो है वो मंद बुद्धि होगा। तो ये बुद्धि के वितरण पे, यानी कि बुद्धि का कैसे डिवाइडेशन किया गया है, वितरण कैसे हुआ है उनके जीन्स से, उनके पेरेंट्स से, उनके बच्चों में, ये उससे पता चलता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थियों की मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान जो है ये विकसित होता है। कब? जब सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी और छोटे और कम निपुण विद्यार्थी जब मदद करते हैं तो इसमें उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये क्या कहलाता है। एग्जैक्टली ये क्या बोला जाएगा। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या फिर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो ये किस टाइप का स्थानांतरण है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है या फिर क्या है, न्यूट्रल है, क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये जो है ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। देखिए जब पूर्व का अधिगम इस टाइप से हो कि भाई नई स्थितियाँ भाई सीखने का बिल्कुल भी ये मतलब प्रभावित ही नहीं कर रहा है, सामने वाला जो चीज़ उस पर एनवायरनमेंट में हो रही है ये सब चीज़ें जो है वो उसको इफेक्ट ही नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। देखिए चिंतन जो है वो एक मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक इसका नया रूप भी ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसे क्या है, हम संज्ञानात्मक गतिविधि से हम मानते हैं। अब एग्जैक्टली यहाँ पे इसका जो आंसर है, चिंतन जो है वो अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्यों? क्योंकि चिंतन जो है वो मानसिक स्तर पे होता है और इसमें क्या क्या होते हैं, अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होती है, हमारी इमेजिनेशन होती है, कल्पनाएँ यानी कि डिफरेंट सूचनाएं होती हैं, इन सब का क्या होता है, मिश्रण होता है और इसका जो एक नया रूप ये ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इसे जो है वो संज्ञानात्मक गतिविधि यानी कि इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या फिर समूहों में। तो देखिए यहाँ पे जो एक बालक है ना, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो है सामान्यतः व्यक्तित्व रूप से सीखते हैं, यानी कि अपने आप जो है वो ऐसे व्यक्तित्व रूप से जो है वो सीखते हैं, ऐसा नहीं कि भाई उनको कोई ज़बरदस्ती सिखाने के लिए चाहिए एक जन, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा में मोस्टली होता है जो व्यक्तित्व रूप से जो है बच्चे आराम से सीखते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जो भाई संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित कर दे वो स्कीमा कहलाता है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। स्कीमा क्या होता है, जब बच्चे को बताया जाता है कि भाई एक पूंछ वाला कोई जानवर है, दो आँखें हैं, दो कान हैं और उसकी चार टांग है, तो वो क्या होगा, वो जानवर क्या है, घोड़ा कहलाएगा और वो जो है वो वाइट कलर का या ब्लैक कलर का दिखेगा। तो ये जो है इस पूरी संरचना को अपने मस्तिष्क में वो क्या कर लेता है, बच्चा फिट कर लेता है और नेक्स्ट टाइम वो किसी अगर घोड़े के बजाय गाय को भी देखेगा तो बोलेगा कि भाई एक पूंछ है, एक दो आँख है, दो कान है, चार टांग है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, घोड़ा ही है। ये उसके स्कीमा में फिट होता है, उसके दिमाग में जो ये चीज़ें वो फिट हो जाती है, स्कीमा से बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय के क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्र के ज्ञान से जोड़ सकें। तो इससे किसको बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन को बढ़ावा मिलता है, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को बढ़ावा मिलता है या फिर शिक्षार्थी स्वायत्तता को जो है वो बढ़ावा मिलता है। देखिए यहाँ पे जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से अगर शिक्षार्थी जोड़ता है तो इससे उसके ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण को बढ़ावा मिलता है। यानी कि हम बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन की, ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण को जो है वो बढ़ावा मिलता है यहाँ पे, तो आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन से। तो ये सृजनात्मकता है जो कि मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से जो ये संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुविधि चिंतन है, अपसारी चिंतन, इसी से जो ये रिलेट करता है, इसी से जो ये संबंधित है। सृजनात्मकता मतलब क्या, क्रिएटिविटी, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में जो है वो उत्तीर्ण हो सके। तो ये विद्यार्थी
किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तित्व रूप से, आंतरिक रूप से, आनुभविक रूप से या फिर बाह्य रूप से? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को स्वयं करना चाहता हो और वह उसके लिए कठिन परिश्रम भी करता हो, तो विद्यार्थी जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, उसे किसी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद इनबिल्ड उसके अंदर है कि भाई मुझे ये करना है। तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा भाई, वो आंतरिक रूप से ऑलरेडी मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड जिसे भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई व्यवहार का करना इस पक्ष में आता है, किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र में? तो देखिए भाई, व्यवहार का जो करना है ये सीखने के शरीर के गति क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि करना मतलब क्या, कुछ हम चीज़ें कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करेंगे किससे, उसमें कुछ गति होगी, है ना, एक्टिविटी होगी, तो वो शरीर के गति क्षेत्र में आता है। ठीक, यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र में ये होता है, एग्जैक्टली काइनेटिक क्षेत्र होता है। यहाँ पे कॉग्निटिव क्यों लिखा है भगवान जाने, लेकिन यहाँ पे जो है वो काइनेटिक आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है ना, गतिज ऊर्जा, वही। तो यहाँ पे जो है वो सीखने के गति क्षेत्र से ये बिलोंग करता है। अब शरीर जो है वो गति क्षेत्र के अंतर्गत जो है शारीरिक संचालन आ जाता है, शारीरिक क्रियाएं आ जाती हैं, शरीर पे नियंत्रण, दृढ़ीकरण, ये सब आ जाते हैं, तो जिनके माध्यम से ही व्यवहार किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है, किसके लिए है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कराने के लिए, या फिर विद्यालय में नाम रोशन करने, या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए? देखिए, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ जो होती हैं, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ जो होती हैं, ये सब जो है विद्यालय पत्रिका निकालना, ये सब शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होते हैं, क्रिएटिविटी जो है उनके अंदर की जो है वो बाहर निकालने के लिए होती है, ना कि भाई कि विभिन्न व्यवसायों के लिए उनको बताया जाता है ये सब, या फिर विद्यालय का सिर्फ नाम रोशन करने के लिए, या फिर जो है पेरेंट्स को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है वो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग जो है वो उपलब्ध कराने के लिए हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। तो ये सब जो है वो सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। सामाजिक गतिविधियाँ के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों से समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह, ये सब करवाना सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। किससे उजागर करता है? ये भाई अधिगम को जो है वो उजागर करता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए ही यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट है, यानी कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करना, यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।